नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने प्रश्नावली 13.4 के प्रश्न 5 तक क्वेश्चनों को हल किया था और इस कक्षा में हम करेंगे प्रश्नावली 11.3 के प्रश्न 6 से लेके 10 तक को हल। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 11.4 का प्रश्न नंबर 6। एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात करवा रहा है। तो देखिए आपके पास मान लीजिए कि एक अर्धगोलाकार क्या है, आपके पास टंकी है। ये कैसी है, आपके पास अर्धगोलाकार टंकी है और ये इसकी जो आंतरिक त्रिज्या है वो कितनी है, 1 मीटर है। अब समझने की बात समझो। अर्धगोलाकार टंकी आपकी हो गई। अब 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है तो ये तो इसका अंदर का खोखला भाग हो गया और इसके बाहर क्या होगा, एक यहां पर लोहे की चादर लगी होगी। तो मान लेते हैं कि ये आपकी लोहे की चादर इसमें इस तरह से है। ये आपके इतनी है ना, ये जो हिस्सा है ये आपके लोहे की चादर का हिस्सा है। ठीक है बच्चों, क्या हो गया, ये जो हिस्सा है ये आपके लोहे की चादर का हिस्सा है। यहां पर देखो इस तरह से, और ये जो हिस्सा हो गया इसके आपके लोहे की चादर का हो गया। और ये जो लोहे की चादर है इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर की है। ये जो मोटाई है पूरी ये कितने की है, 1 सेंटीमीटर की। और आपके पास में त्रिज्या हो गई आंतरिक 1 मीटर की। अब समझो आपको निकालना है टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन। तो ये जो लोहा है इसका आयतन कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए यदि मैं ये जो पूरी मोटाई के साथ हमने चद्दर लिया है, यदि हम इसके आयतन में से ये जो अंदर वाला खोखला वाला हिस्सा है, ये जो पीला वाला खोखला वाला हिस्सा है, यदि हम इसको घटा दें तो हमारे पास में ये जितना भी आयतन होगा ये हमारे लोहे की चादर का होगा। ठीक है, और यही क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। क्या किया है बच्चों, एक अर्धगोलाकार टंकी है, उस पर क्या हुआ है, लोहे की चादर लगी हुई है। तो बड़ा सिंपल सा है, हम क्या करेंगे, लोहे की चादर के साथ में जो हमारा टंकी का आयतन आएगा उसमें से हम क्या करेंगे, जो अंदर वाला खोखला वाला भाग है उसके आयतन को घटा देंगे। तो बचा हुआ आयतन हमारा टंकी में लगा हुआ लोहे का आयतन होगा। तो देखिए किस प्रकार इसे हल कर सकते हैं, बड़ा सरल है। तो सारे बच्चे देखेंगे कि कैसे हम इसे हल करने वाले हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपके पास में दिया हुआ है आंतरिक त्रिज्या, मतलब ये जो खोखला वाला भाग है उसकी आपको त्रिज्या दी गई है। तो हम लिख सकते हैं आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या R बराबर कितनी है, ये हमारे पास है 1 मीटर। और बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी टंकी की, देखिए बाहरी त्रिज्या में आंतरिक त्रिज्या जुड़ेगा और मोटाई को भी इसमें जोड़ देंगे। तो बाहरी त्रिज्या हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी बाहरी त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या, त्रिज्या प्लस मोटाई। तो देखिए आंतरिक त्रिज्या कितनी है, आंतरिक त्रिज्या आपकी 1 मीटर है और आपकी ये जो अर्धगोलाकार टंकी की जो वो मोटाई है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। मतलब कि 1 सेंटीमीटर है और हम यहां पर ले रहे हैं मीटर में। तो अब आप बताओ क्या करेंगे हम यहां पर, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर मतलब 1/100, तो 0.01। तो हमने यहां पर जोड़ दिया 0.01। तो 1.01 मीटर हमारी हो गई बाहरी त्रिज्या R। कितनी हो गई, बाहरी त्रिज्या हो गई, आंतरिक त्रिज्या हो गई। तो हमें क्या निकालना है, लोहे का आयतन। तो ये जो हमने लोहा यूज किया है इसका आयतन कैसे निकलेगा, यदि हम जो मोटाई के साथ में आयतन है उसमें से खोखला वाला आयतन को घटा दे तो ये आयतन निकल जाएगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन, तो टंकी को बनाने में लगे
लोहे का आयतन कितना हो जाएगा? ये आयतन हमारा हो जाएगा, पहले तो मोटाई के साथ वाला आयतन पूरा टंकी का, देखो 4/3 पाई आर क्यूब, और इसमें हम घटाएंगे खोखला वाला भाग, जो खोखला है ना वो वाला आयतन इसमें हम घटा देंगे, और उसकी त्रिज्या कितनी थी? स्मॉल आर थी। भाई बाहरी त्रिज्या हमारी कैपिटल आर है, जो अंदर वाला खोखला भाग है उसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। तो यहां पर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। मान रख दीजिए, 4/3 पाई का मान 22/7 गुणा में कैपिटल आर का मान कितना है? 1.01। तो ये हो जाएगा 1.01 की घात 3 माइनस आर का मान है हमारे पास 1 की घात 3। अब क्या करना है? 1.01 की घात 3 हमें निकालना है, तो कर दीजिए गुणा। देखो 1.01 गुणा 1.01 कितना आएगा? 101। फिर 000 गुणा बहुत सरल है, बस थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा आपको। 1.0201 और इसका गुणा 1.01 के साथ करेंगे, 10201 00000, ठीक है। और यहां पर आ गया हमारा 10201 गुणा किया 1030301। दशमलव कितने के बाद है? 2 और 4 6, 2 4 6, 1.030301। तो यहां पर 4/3 गुणा 22/7 और हमारा गुणा में हो गया 1.01 की घात 3, 1.030301 माइनस के 1। तो ये कितना आ गया? 4/3 गुणा 22/7 और गुणा में कितना आएगा बच्चों? आप एक बात बताओ पहले तो, टंकी कैसी है? अर्धगोलाकार है, तो हमने 4/3 क्यों लिखा है? हमें यहां पर लिखना चाहिए था 2/3, क्योंकि अर्धगोलाकार टंकी है। कैसी है आपकी टंकी? अर्धगोलाकार। तो यहां पर लगेगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3, 2/3 और 2/3। ये चीज याद रहेगी ना, टंकी हमारी अर्धगोलाकार है, तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अब देखो ये कितना हो जाएगा? 0.30030301। अब देखो क्या हम इसमें भाग करेंगे और इसका हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो गुण लेते हैं गुणा। देखो कितना कितना आएगा? ये हो गया हमारा 2/3 गुणा 22/7 और गुणा में हो गया 0.0303 और कितना हो गया? 01 हो गया। अब देखो 7 का भाग दो। क्या 7 का भाग जा रहा है? 7 चौके 28, बचेगा कितना? 2 3 7 तिया 21, 1 7। तो भाग दे देंगे, या तो 3 का देंगे या फिर 2 का देंगे, जैसे भी करना चाहो। तो ये कितना हो जाएगा? देखो यहां से हम इसे कह सकते हैं, क्या कह देंगे? देखो 7 का भाग दे लेते हैं, नहीं तो गुणा कर लेते हैं पहले। 44 का गुणा करते हैं इसके साथ में, तो यहां पर हो जाएगा हमारा 1/7 का भाग दे लेते हैं चलो पहले तो 7 का भाग देंगे। क्या 7 का भाग जा रहा है? 7 का भाग दे के देखो, 7 का नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा। तो एक काम करते हैं, भाग दे लेते हैं पहले चलो। तो यहां से हमारे पास में आ गया, ये कितना आ गया बच्चों? ये 22 44 हो गया, और यहां पर 7 तिया 21 हो गया, और 0.030301। अब बस हमें गुणा करना है और भाग देना है। तो देखिए देखो किस प्रकार होगा। 44 का पहले गुणा कर लेते हैं इसके साथ में, तो हम क्या कर रहे हैं? 0.030301 का गुणा कर रहे हैं 44 के साथ में। कर लो देखो गुणा। 4 0 12 12, 4 0 12 12, 4 4 2 3 3 3 1। दशमलव कितने के बाद है? 2 4 6 के बाद में है, तो 1 2 3 4 5 6, 1.33244। तो 1.333244/21, ठीक है। और यह आपका किस में है? सेंटीमीटर में कि मीटर में? ये आपका आएगा मीटर में, क्योंकि हमने सभी को मीटर में लिया है। तो यहां पर हमारा ये कितना आ गया? ये आ गया मीटर क्यूब। अब आप सिंपल सा है, इसमें 21 का भाग दे लीजिए, आपका आंसर
आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप यहां भी इसे छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आपका आंसर माना जाएगा। और आप भाग देना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसका आराम से भाग दे सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। तो अतः लोहे का जो आयतन हो गया, अतः लोहे का आयतन कितना आ गया, अतः लोहे का आयतन ये हमारा आ गया 1.33324421 मीटर क्यूब होगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर बच्चों, सभी को समझ में आया? और भाग देना चाहो तो भाग दे लो, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, अगला देखो, अगला है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखिए, हमें उस गोले का आयतन ज्ञात करना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया गया है। तो हमारे पास है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें पता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 154, तो यहां से आर स्क्वायर बराबर 154/4 और पाई का मान 22 गुणा 7। अब बस सिंपल कैलकुलेशन कर लीजिए, 11 का यदि भाग देंगे तो 11 दूना 22, और यहां पर 11 का भाग देंगे तो 11 एकम 11, 11 चौके 44, और इसको काटेंगे तो यहां पर आ जाएगा 7। तो आ गया हमारा आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7/4। तो यहां से हमारा जो आर आएगा वो आर कितना आ जाएगा, आर बराबर अंडर रूट के अंदर कितना आ गया, 7 गुणा 7/2 गुणा 2। मतलब हम कह सकते हैं आर बराबर 7/2, आर बराबर 3.5। और किस में आएगा, ये सेंटीमीटर में आएगा। तो अब आपके पास में त्रिज्या निकल गई है, तो क्या हम गोले का आयतन निकाल सकते हैं? तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का मान 22/7 और आर का मान है 3.5 गुणा 3.5 गुणा 3.5। तो देखिए 7 से करेंगे तो 0.5, कितना आ गया, 7 5 35, और 3 का भाग आगे नहीं जा रहा है, इसका मतलब हमें कैलकुलेशन करनी होगी। तो 88 गुणा 0.5 और 3.5 का गुणा 3.5 के साथ कर लीजिए, कितना आएगा, 55 25 हासिल 2, 5 3 15 2 17, 5 3 15, 3 तो 10, 5 2 2 1225। ठीक है, 2 के बाद है तो 12.25, तो यहां हो गया 12.25 बटे में हो जाएगा आपके 3। तो बस हमें क्या करना है, इसको यहां पे कैलकुलेट करना है। तो यहां पर देखो 88 का जब हम 0.5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 44, और गुणा करेंगे जब 44 का 12.25 से और बटा करेंगे 3, तो 12.25 का गुणा 44 के साथ करेंगे तो 5 चौके 20 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 और 4, और यहां भी आ गया आपका 4900, 0 0 9 9 4 13, और यहां पर हो गया 5। देखो दोबारा 12.25 था, यहां पर 22 गुणा 4 किया 88 हो गया, ये 0.5 3.5 गुणा 3.5 हुआ, बटे में हुआ 3, ये यहां पर आधे से गुणा करके 44 आ गया, 44 का गुणा किया 12.25 के साथ, 5 चौके 20 हासिल लगी 2, 4 दूनी 8 2 10 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 और 44। तो यहां से कितना हो गया, दशमलव है 2 के बाद, 539 हो गया, और 539 में भाग दे देंगे 3 का, तो कितना जाएगा, भाग दो, देखो ये आ जाएगा 3 एकम 3 2 23, 7 तिया 21 29, 9 तिया 27, बचा कितना 2, तो 179.66 आ गया। और क्या हो गया, ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आपसे निकलवा रहा था यहां पर गोले का आयतन, तो गोले का आयतन आ गया 179.66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अब करते हैं हम इसका अगला प्रश्न। किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है, अर्धगोले के आकार का है, अंदर से इसमें सफेदी कराने में
₹498.96 आपके व्यय हुए हैं। यदि सफेदी कराने की दर ₹2 प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले तो एक बात बताओ, यदि आपको जो अर्धगोलाकार गुंबद है उस पे सफेदी करानी है तो सफेदी कहां पे होगी? उसके वक्र पृष्ठ पे होगी। तो इसका मतलब हमें जब उसके आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल सा है, देखो क्या कह रहा है आपको कि इसके जो अंदर आपको सफेदी कराने का जो व्यय है वो ₹498.96 है। तो किस प्रकार कह सकते हैं हम इसमें? देखिए कि अर्धगोलाकार गुंबद, अर्धगोलाकार गुंबद, अर्धगोलाकार गुंबद में सफेदी कराने का व्यय, सफेदी कराने का व्यय कितना होगा? ये होगा हमारे पास में ₹498.96। क्लियर बात है? इतने रुपए हमारे लग रहे हैं। और यदि सफेदी कराने की दर कितनी है तो सफेदी कराने की दर, सफेदी कराने की दर कितनी है? ₹2 प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। कितनी है? ₹2 प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने की दर कितनी है? तो 1 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का जो व्यय है या दर है, जो भी मान लो आप, कितनी है? ₹2। तो अब आप खुद बताओ, 1 मीटर स्क्वायर के लिए आपको ₹2 खर्च करने पड़ रहे हैं, तो इतने रुपए में आपके कितने मीटर स्क्वायर में सफेदी हो जाएगी? इसमें 2 का भाग दे देंगे और हमारे पास में आ जाएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने की दर अगर इतनी है तो जो गुंबद है उसके टोटल कितने हिस्से में हमें सफेदी करानी होगी? तो हम लिख सकते हैं, तो अर्धगोलाकार जो गुंबद है हमारा, उस पे सफेदी जो कितना अभिष्ट क्षेत्रफल कितना होगा? तो हम यहां पे लिख सकते हैं, तब गुंबद का अभिष्ट क्षेत्रफल, और वो कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा, जब पूरे गुंबद पर इतने रुपए लग रहे हैं, 1 मीटर स्क्वायर पे 2 लगते हैं तो भाग दे देंगे, 498.96/2, तो ये हो गया 24948। और ये क्या आ गया? क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास में गुंबद का अभिष्ट क्षेत्रफल आया है। और जो सफेदी होती है वो हमें पता है वक्र पृष्ठ पर होती है। तो अतः है हम कह सकते हैं गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अतः है गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 249.48 मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने किया है? इसमें 2 का भाग दे दिया, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर में ₹2 लग रहे हैं, टोटल इतने रुपए लग रहे हैं, तो यहां से हमारा क्षेत्रफल आ गया 498.96/2। तो यहां से हमारा ये आ गया है। अब देखिए अगले भाग में कह रहा है गुंबद के अंदर की हवा का आयतन, अर्थात हमें अर्धगोले का आयतन निकलवा रहा है। वो होता है हमारे पास 2/3 पाई आर क्यू। मतलब हमें पहले त्रिज्या निकालनी होगी, और हमें दिया गया है गुंबद के आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। गुंबद है अर्धगोलाकार, तो अर्धगोलाकार गुंबद के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? ये है हमारे पास 249.48। ठीक है, और ये कितना होता है? ये हमारे पास में जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है अर्धगोले का, वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। भाई पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोले का, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर हो गया 249.48। कितना हो गया बच्चों? 249.48 हो गया।
तो यहां से अब देखिए आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर 249.48 गुणा 2 पाई, मतलब कि आर स्क्वायर यहां से 249.48 गुणा 2 गुणा 22 और बटे 7 चला गया ऊपर। अब देखो बस हमें यहां पर काटापीटी करनी है और हमारा आर यानी त्रिज्या का मान हमारे पास यहां पर ज्ञात हो जाएगा। ध्यान रखना क्षेत्रफल की बात कर रहा था, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखो काटा कर लो, यहां पर देखो कितना सिंपल सा है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा हमारे पास में 100। तो यहां से हम कह सकते हैं आर स्क्वायर बराबर में आ गया, दशमलव हटा दिया 249 और दशमलव को हटाया तो 48 और बटे में आ गया हमारा 2 गुणा 22 गुणा 100 और ऊपर हमारे पास है कितना 7। तो देखो बस अब हमें भाग देना है। सबसे पहले देखो क्या 11 का भाग ऊपर जाएगा, तो 11 का देंगे तो 11 दूना 22 बचा 2 29, 11 दूना 22 7 11 66 हो गया। देखो तो 11 का भाग दे लो इसमें, 11 दूना 22 बचा 2 29, 11 दूना 22 बचा 7 74, 11 छिकी 66 बचा 8, 11 अंठे 88 और ये कट गया 11 से 2। अब देखो ऊपर है हमारा आर स्क्वायर बराबर 2268 बटे 2 गुणा 100 और गुणा 7। अब देखो दोबारा भाग दे सकते हैं, 4 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो ये 2 से 2 काट दिया और 4 का भाग दे देते हैं सीधा। 4 पंजे 20 बचे 2 26, 6 चौके 24, 2 बचा 7 28। तो आर स्क्वायर बराबर 567 गुणा 7 बटे 100। अब देखो या तो आप गुणा करके भाग करो, नहीं तो हम एक और चीज सोच सकते हैं कि आर स्क्वायर में है, यदि हम यहां पर दो सेम संख्याओं को गुणा कर लें तो हमारा काम हो सकता है। तो अब आप देखो इस 567 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, क्या हम इसे 81 गुणा 7 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आर स्क्वायर को हमने लिख दिया कितना, 81 गुणा 7 बटे 100। तो यहां से हमारा जो आर आया वो आ गया अंडर रूट के अंदर, 81 को लिख देंगे हम 9 गुणा 7 और 100 को लिख देंगे 10 गुणा 10। तो आर बराबर आ गया रूट के बाहर 9 गुणा 7 बटे 10, 63 बटे 10, मतलब आर बराबर 6.3। और ये किसमें है हमारा, बताओ सेंटीमीटर में कि मीटर में? ये हम सब कुछ मीटर में ले रहे हैं। देखो यहां भी हमने मीटर में लिया है तो ये सब मीटर में चल रहा है हमारा, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी हमारी मीटर आ जाएगी। तो अब हमारे पास में त्रिज्या आर बराबर 6.3 मीटर आ गई है। हमें क्या करना है, हमें इसका आयतन निकालना है। तो अतः है गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। तो बताओ, गुंबद है अर्धगोलाकार, तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है? अर्धगोले का आयतन होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा 2/3, पाई का मान 22/7 और आर का मान है 6.3। तो देखिए यहां से काटेंगे तो 7 से करेंगे तो 7 9 63, ये आ गया हमारे पास में 0.9 और 3 से काटेंगे तो ये आ गया 0.3। अब बस इन्हें गुणा करना है और हमारा आयतन ज्ञात हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 22 दूनी 44 गुणा 0.3 और गुणा 6.3 गुणा 6.3 कर लेते हैं। देखो गुणा 44 का गुणा 3 से, 4 तिया 12 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, 13.2 और 6.3 का गुणा 6.3 के साथ, 3 तिया 9, 6 तिया 18, 6 तिया 18 37, तो 9 6 9 3, ठीक है। 39 गुणोत्तर 1 2 39.69, 39.69। अब बस हमें इन दोनों का आपस में गुणा करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। इसका गुणा कर देंगे 13.2 के साथ में, कर दीजिए गुणा, 9 दूनी 18 हासिल 1, 12 1 13 हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 9 तिया 27 हासिल कितनी 2, फिर 6 तिया 18 2 20 हासिल 2, 9 तिया 27 2 29 हासिल 2, 3 तिया 9 और 2 11,
फिर कर दो 1 से, 9 6 9 3, तो ये 8 0 18 19 9 7 16 16 6 22 और 1 23 हासिल 2, और यहाँ पर कितना हो गया 9 1 10 और 2 12 हासिल 1 3 और 1 4 और 1 5। ठीक है, और दशमलव कितने के बाद है 3 के बाद में, तो 523.908 हो गया। तो यहां पर हो गया हमारा 523.908, और ये हमारा सब मीटर में चल रहा था, तो ये हो गया मीटर क्यूब। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों, कि गुंबद के अंदर की हवा का आयतन, तो अतः गुंबद के अंदर की हवा का आयतन कितना आ गया, ये हवा का आयतन आ गया 523, कितना आ गया 523.908 मीटर की घात 3। क्लियर, सभी को समझ में आया किस प्रकार से किया है? देखो, सबसे पहले हमने त्रिज्या r निकाला, हमारे पास वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया था, वहां से r, फिर इसमें सूत्र में मान रखा और हमारा आंसर आ गया। एक बार इस गुणा को दोबारा चेक कर लो, कैलकुलेशन में गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 3 3 9 6 3 18 6 3 18 37 9 6 7 1 8 1 9 और 3, फिर 13.2 से हमने कर लिया गुणा, 9 दूनी 18 6 दूनी 12 1 13 9 दूनी 18 1 19 3 दूनी 6 और 1 7 9 तिया 27 हासिल लगी कितनी 2 6 तिया 18 2 20 हासिल लगी 2 9 तिया 27 2 29 हासिल 2 3 3 9 2 11 9 6 3, ठीक है, 8 7 3 10 9 18 1 19 9 6 15 7 22 1 23 9 1 10 2 12 3 4 4 1 5, कितना आ गया आपका ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने इसे यहां पर हल किया है? अब हम करते हैं इसका अगला प्रश्न। क्वेश्चन 9 है, लोहे के 27 ठोस गोले को पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है। हमारे पास में 27 ठोस गोले थे जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r थी। हमने उन सारे गोलों को पिघलाकर क्या किया है, एक बड़ा गोला बनाया है, और सारे जो छोटे गोले थे उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, और जो बड़ा गोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है। हमें ज्ञात करना है नए गोले की त्रिज्या r डैश। अब एक बात समझो, यदि हमने इन 27 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया है, तो क्या आयतन चेंज होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। जब भी हम किन्हीं चीजों को पिघलाकर कोई अन्य चीज बनाते हैं उनसे, तो आयतन चेंज नहीं होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, देखो, कि छोटे गोलों की त्रिज्या, छोटे गोलों की त्रिज्या r है, वह बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है, बड़े गोले की त्रिज्या मान लेते हैं कि r डैश है। तो एक बात बताओ, जब हम कह रहे हैं कि 27 से बनाया है, तो 27 गोलों का, या हम लिख सकते हैं 27 छोटे गोलों का, क्या लिख सकते हैं, 27 छोटे गोलों का आयतन, आयतन ये हमारा बराबर होगा बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन। तो यहां से ये आ जाएगा हमारे पास में 27 गुणा छोटे गोले का आयतन, यानी 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, और बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह डैश हो गया, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, और यहां पर हो गया 27 आर क्यूब बराबर आर डैश की घात 3। तो आर डैश बराबर, देखो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो यहां से ये आ गया 3r। तो r डैश कितना आ गया, बराबर 3r आ गया। तो हम लिख सकते हैं नए गोले की त्रिज्या, अतः नए गोले की त्रिज्या, नए गोले की त्रिज्या कितनी है, 3r है। ठीक है बच्चों, नए गोले की त्रिज्या कितनी हो गई, 3r हो गई। क्लियर, अगला देखिए, अगला है s और s डैश का अनुपात। तो s क्या है हमारा, s उन 27 गोले थे जिनमें से प्रत्येक गोले का हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो बड़ा सिंपल सी बात है, हमारे पास दोनों गोलों का क्या है, त्रिज्या है। तो हम लिख सकते हैं कि
एस डैश डैश का अनुपात है ना, और एस क्या है, एस हमारे पास में क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो हम लिख सकते हैं कि एस बटे एस डैश कितना हो जाएगा, एस हमारा क्या हो जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और एस डैश में 4 पाई आर डैश का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया। अब देखो आर स्क्वायर का आर स्क्वायर और आर डैश का स्क्वायर, तो आर डैश का मान है 3r, तो यहां हम लिख देंगे 3r का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास में हो जाएगा s बटे एस डैश, कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा, देखिए ये हमारा हो जाएगा 9r का स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एस अपॉन एस डैश बराबर 1/9। तो क्या हो गया दोनों का अनुपात, 1:9। अतः एस व एस डैश का अनुपात ये हो जाएगा 1:9 होगा। ठीक है, कितना हो गया बच्चों, 1:9 हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आया। अब करते हैं हम इसका अगला प्रश्न। प्रश्न 10वां है, दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास का एक गोला है। क्या है आपका कैप्सूल, एक गोला है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी। पहली बात तो गोले को भरने के लिए दवाई की आवश्यकता, मतलब हमसे गोले का आयतन निकलवा रहा है। और यदि आपको ऐसे भी ना समझ में आए तो देखो mm की घात 3 किसके लिए प्रयुक्त करते हैं, आयतन के लिए। तो हम लिख देंगे हल में, क्या है हमारे पास कि एक दवाई का कैप्सूल है, ये गोला है, व्यास का एक गोला है, तो हम लिख देंगे कैप्सूल का व्यास, कैप्सूल जो कि हमारा गोले की आकृति का है, का व्यास ये कितना दिया गया है, ये हमारे पास में है 3.5 mm। तो हम लिखेंगे कैप्सूल की त्रिज्या ये हो जाएगी r बराबर 3.5/2 mm। तो हमारे पास में क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या है तो हम क्या कर सकते हैं, आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो अतः कैप्सूल का आयतन, कैप्सूल आपका गोला है, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का मान 22/7 और आर हमारे पास में है 3.5/2। तो बस कर दीजिए, देखो कैलकुलेशन, 4 से ये गया और यहां से ये 11 हो गया, 7 का करेंगे तो 0.5 आ जाएगा और 3 का भाग आगे नहीं जा रहा। तो ये हमारे पास में हो जाएगा 11 का गुणा हो जाएगा 55 यानी कि 5.5 और यहां पर 3.5 का गुणा 3.5 के साथ ये आ जाएगा 55 25 17 5 या 15 10 5 12 22.25 कितना आ गया 22.25 और इसका गुणा कर देंगे हम 5.5 के साथ में तो कितना हो जाएगा 55 25 हासिल 2 5 2 10 12 हासिल 1 5 दूनी 10 और 11 दोबारा देख लो 55 25 हासिल 2 5 दूनी 10 2 12 हासिल 1 5 दूनी 10 और 11 हासिल 1 5 दूनी 10 और 11 5 2 1 1 1 तो 5 7 3 2 2 1 दशमलव है हमारा 3 के बाद में 122.375 आ जाएगा। दोबारा कैलकुलेशन चेक कर लो, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 55 25 हासिल 2 5 3 15 2 17 5 3 15 हासिल 1 3 3 9 1 10 5 2 2 1 देख लो हो गई ना गलती। इसलिए मैं कह रहा हूं कैलकुलेशन को बार बार चेक करना है, गलती का कोई भी चांस नहीं है, आपको बार बार कैलकुलेशन चेक करनी है, गलतियां हो जाती हैं। तो देखो यहां पर हो गया हमारे पास 12.25, ये हमारा हो जाएगा 12.25। तो देखो गुणा करेंगे 55 25 हासिल 2 5 55 25 हासिल 2 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल 1 5 दूनी 10 और 1 11 और 5 और 1 6 फिर 5 2 1 6 5 7 3 7 6 कितना आ गया ये हमारा 67.375 आ गया।
कितना आ गया 67.375। पचम 25 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 5 1 6, 5 2 1 6, 5 7 3 7 6। तो ये हमारे पास में कितना आ गया 67.375। और देखो ये हमारा मिलीमीटर में था तो ये मिलीमीटर की घात 3 आ गया। तो अर्थात क्या लिखेंगे कि कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता है। अतः कैप्सूल को भरने के लिए 67.375 मिलीमीटर क्यूब दवाई की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, इतनी दवाई की हमें क्या है आवश्यकता है। सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने इसे यहां पर हल किया है। तो बच्चों आज की कक्षा करते हैं हम यहां पर समाप्त। इस भाग में हमने प्रश्नावली 11.4 के प्रश्न 6 से 10 तक को हल किए हैं और इसी के साथ हमने प्रश्नावली 11.4 को यहां पर कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों आपका अध्याय 11 होता है यहां पर समाप्त। अब अगले भाग में हम स्टार्ट करेंगे इसका अध्याय 12 को। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय।